हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफ़शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है ये सेमेस्टर थर्ड का होने वाला है एंड इसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस टू, यानी पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत टू। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑल कोर्सेज में है, यानी जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं वहाँ आपको ऑल कोर्सेज में, चाहे आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, बीए ऑनर्स कर रहे हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, सभी कोर्सेज में ये आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं एंड आप सेमेस्टर थर्ड में हैं, आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर कवर करेंगे फुल बुक के। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस पूरी देख ली तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी बुक को कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ में। एंड मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी, तो आप उन सभी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एंड नोट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो सेकंड वे है वो मैं वीडियो के लास्ट में बता देती हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग को ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ परिभाषित करें, यानी ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनका जो प्रभाव है उसको आपको परिभाषित करना है। तो हम इसमें देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है और ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रभाव है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में धीरे धीरे होने वाले लगातार वृद्धि, यानी जो धीरे धीरे से वृद्धि हो रही है, हमारी जो पृथ्वी का तापमान है उसमें जो धीरे धीरे से वृद्धि हो रही है वही हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वायुमंडल में कुछ गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण होती है। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, यानी ग्रीन हाउस गैसें जब बढ़ती हैं जब भी वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसमें प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी N2O और जल वाष्प। ये जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं गैसेस जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। अगर हम ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा, जो हमारी सूरज से किरणें आती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। पृथ्वी इस ऊर्जा को कुछ भाग अवशोषित कर लेती है, यानी पृथ्वी कुछ भाग अपने अंदर ले लेती है और विशेष और शेष भाग ऊष्मा के रूप में वापस अंतरिक्ष में की ओर छोड़ती है। यानी कुछ भाग जो है वो अपने अंदर ले लिया पृथ्वी ने, और जो शेष यानी और जो बाकी की ऊर्जा बची उसे अंतरिक्ष की ओर वापस भेज देती है। हमारी पृथ्वी ही ये कार्य करती है। वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें इस ऊर्जा को बाहर जाने से रोक कर अपने भीतर फंसा लेते हैं। यानी देखिए, जो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इस ऊर्जा को जो पृथ्वी वापस भेजना चाह रही है उसे वापस नहीं जाने देते, अपने अंदर फंसा लेते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म बनती ही रहती है। यह प्रभाव जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसे बिना पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, यानी ये प्रभाव ना हो तो जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पूरी ठंडी हो जाएगी, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़रूरी हैं। लेकिन ये जब बहुत मात्रा में हो जाती हैं, यानी जब बहुत मात्रा में जो गैसेस हैं वो निकलना ही बंद हो जाती हैं, तो पृथ्वी और ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन जब मानव गतिविधियां जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल का अत्यधिक उपयोग, उद्योगों से निकलने वाले धुएं, वनों की कटाई और कृषि कार्यों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तब ग्रीन हाउस प्रभाव असामान्य रूप से बढ़ जाता है। यानी इसका जो प्रभाव है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बढ़ते हुए ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के तापमान में असंतुलित वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी का जो तापमान है वो असंतुलित हो जाता है, वो बिगड़ने लग जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगर एक लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ऊर्जा को बाहर जाने से रोक रही हैं तो वो अच्छी बात है, वो हमारी पृथ्वी को गर्म कर रही है ताकि हम लोग रह सकें। लेकिन अगर वो वही चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए तो वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले लेती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री स्तर में वृद्धि, अत्यधिक गर्मी, सूखा, बाढ़ और फसलों पर नकारात्मक प्रभाव जैसे गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। यानी ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिससे मानव जीवन, जैव विविधता और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी पूरी पृथ्वी पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देखेंगे
इसका निष्कर्ष में आप लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। जब यह प्रभाव प्राकृतिक सीमा में रहता है तो लाभकारी होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जब तक नॉर्मल है तो वो हमें लाभ ही दे रही है, लेकिन मानव जनित गतिविधियों के कारण इसे बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन को कम करना, नवीनीकरणीय ऊर्जा उपयोग बढ़ाना और वनों का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो नॉर्मल रह सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के महत्व से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी वन जो होता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी नदी जो होती हैं की जैव विविधता के मूल्यों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने वाले विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या करें। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो जैव विविधता है इसका महत्व बताना है, और जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके बारे में बताना है। चलिए देखेंगे जैव विविधता का अर्थ एवं महत्व, यानी इसकी जो विविधता का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है। इसमें आप लिखेंगे जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीवों, पौधों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों और उनके बीच पाए जाने वाले विभिन्न या विविधता से है, जिससे 3 स्तर शामिल हैं। यानी जैव विविधता का अर्थ ये है कि जो भी पृथ्वी पे पाया जाता है, चाहे वो जीव हों, पौधे हों, पशु हों, सूक्ष्म जीव हों, सभी में जो विविधता डिफरेंस है वही हमारी जैव विविधता में आ जाती हैं। अब इसको हम 3 लेवल पर देखते हैं। पहला होता है हमारा आनुवांशिक विविधताएं, दूसरा होता है प्रजातीय विविधताएं, फिर होती है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र विविधताएं। ठीक है, ये आपने अगर जो एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस की जो 1 बुक थी उसमें अगर आपके पास ये सब्जेक्ट रहा होगा तो ये सारी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। जैव विविधता का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह मानव जीवन, पर्यावरण संतुलन और पृथ्वी पर जीवन के निरंतर अस्तित्व का आधार है। भोजन, दवा, ईंधन, वस्त्र, स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, यह सभी जैव विविधता पर निर्भर करता है। अगर जैव विविधता ना हो तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैव विविधता के मूल्य, यानी जो जैव विविधता है इसके क्या मूल्य हैं। तो चलिए इसके मूल्य देख लेते हैं। मूल्यों में आप लिखेंगे जैव विविधता के महत्व को समझने के लिए इसे विभिन्न मूल्य श्रेणियों में बांटा गया है। नीचे इन श्रेणियों की व्याख्या वन, स्थलीय यानी और नदी जल पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरणों के साथ की गई है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। उपभोगात्मक मूल्य किस तरह से, यह वह मूल्य है जिसमें मनुष्य सीधे प्रकृति से वस्तु प्राप्त करता है, यानी डायरेक्टली हम प्रकृति पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि वन, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस तरह से वन आ जाते हैं, लकड़ी हो गया, ईंधन हो गया, फल हो गया, शहद हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हम डायरेक्टली पृथ्वी से ले लेते हैं या डायरेक्टली अपने पर्यावरण से ले लेते हैं। औषधि पौधे जैसे तुलसी हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि हमें द्वितीय स्थान पे मिलती हों, ये हमारे प्रथम स्थान होते हैं, यानी डायरेक्ट हम इन्हें कच्चा या ये कहें डायरेक्ट ले सकते हैं। आदिवासी समुदायों का जीवन वनों पर निर्भर होता था। अगर नदी की बात करें, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमारा नदी आ जाता है, मछलियाँ हो गया, भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं, जल का घरेलू उपयोग हो गया और जलीय पौधे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्पादक मूल्य। उत्पादक मूल्य के आधार पर हम कैसे देख सकते हैं, उत्पादक मूल्य वह वस्तु जो प्रकृति से प्राप्त होकर बाजार में बेची जाती है, यानी पहले प्रकृति से लेंगे फिर उसमें थोड़े बहुत चेंज करके हम उसे बेचेंगे। जैसे कि वन में क्या हो जाएगा, कागज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें हम बनाकर ही तो बेचते हैं। लाख, गोंद, औषधियाँ वन आधारित ही उद्योग हैं। अगर हम नदी की बात करें तो मछली उद्योग भी हमारा एक तरह से जो नदियां हैं उन पर आधारित हो जाता है। मोती, शैवाल, जल विद्युत उत्पादन, ये सारे हमारे जल पर डिपेंड हो जाते हैं। अब हम देखेंगे परिस्थितिकी पर्यावरणीय मूल्य। इसमें क्या है, जैव विविधता पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। अगर वन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवशोषित करता है और जो ऑक्सीजन है उसको देता है हमारे वन। ठीक है, वर्षा चक्र को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि वर्षा चक्र जो है वो हमारे वनों पर ही डिपेंड करती है। मिट्टी
कटाव को रोकना, यानी अगर हमने कहीं पौधा लगा दिया, जैसे कि ये हमारा पौधा है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, इसकी जो आसपास की मिट्टी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप फूंक मारोगे उड़ जाएगी, पानी डालोगे तो बह जाएगी, नहीं। इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं। तो ये क्या है, जो एक तरह से मिट्टी का जो कटाव है, यानी मिट्टी का जो बहना है, हाश है, उसको रोकने का कार्य करते हैं। जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम नदी की बात करें तो जल चक्र का संचालन होता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है, जलीय जीवों का संरक्षण होता है और बाढ़ नियंत्रण होता है, यानी इन सभी की वजह से जो बाढ़ जैसी समस्या हैं वो रुकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य। प्रकृति का समाज, परंपराओं और संस्कृति से गहरा संबंध है। जैसे कि वन का देखें तो वन जो है वो पवित्र वन, यानी देवन देवन के रूप में देखे जाते हैं। आदिवासी प्रकृति और जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप तुलसी का पौधा लिख सकते हैं। धार्मिक महत्व, यानी देखिए यहाँ पर आप तुलसी, पीपल, इन सब के जो नाम हैं जिनमें हम धार्मिक रूप से इनका यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नदियाँ। नदियाँ किस तरह से गंगा, यमुना जैसी नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, यानी ये जो नदियाँ हैं ये हमारी पवित्र नदियों में से हो जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों और जो एक तरह से पर्वत हैं और जो धार्मिक चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड होती हैं। सामाजिक एकता का प्रतीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि नदियाँ हैं तो कुछ नहीं करती, ये समाज को एक साथ जोड़ने का भी कार्य करती हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को जोड़ कर रखती हैं नदियाँ, क्योंकि अगर किसी को भी स्नान करने जाना होता है तो वो गंगा नदी में जाते हैं स्नान करने, गंगा जल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सौंदर्यात्मक एवं मनोरंजन मूल्य। किस तरह से प्रकृति मन को शांत और आनंद प्रदान करती है, यानी प्रकृति हमारे मन को भी शांत करती है और आनंद भी देती है। वन किस तरह से राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय जो उद्यान है वो आप इसमें लिख सकते हैं। वन पर्यटन, यानी वनों में घूमने जाना, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैव विविधता से प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती है, या प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको देखा जा सकता है। अगर हम नदियों की बात करें तो नदी तटों की ही सुंदरता है। नौकायन हो गया, पर्यटन हो गया, यानी जो हमारी नाव वगैरह चीज़ें होती हैं और जो घूमने आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्राकृतिक दृश्य हम नदियों के माध्यम से देख सकते हैं, क्योंकि नदियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नैतिक एवं अस्तित्व मूल्य। किस तरह से सभी जीवों को जीवित रहने का अधिकार है, भले ही उनका प्रत्यक्ष उपयोग ना हो, यानी सभी जीवों को जो है वो एक तरह से जीने का तो अधिकार है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। जैसे कि वन, वन में किस तरह से, वन में आप लिखेंगे दुर्लभ वन जीवों का संरक्षण करते हैं। जैव विविधता की रक्षा होती है, क्योंकि जैव विविधता हम वनों में बहुत देख सकते हैं। नदियों में किस तरह से डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नदियों में जलीय जीवों का अस्तित्व होता है, यानी जलीय जो जीव होते हैं उनका अस्तित्व हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भविष्य मूल्य। किस तरह से भविष्य में जैव विविधता से होने वाली संभाविक लाभ, किस तरह से, जैसे कि वन से कौन कौन से लाभ होंगे, नई औषधियों की खोज हो सकती है, जलवायु परिवर्तन से निपटने का साधन हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नदियों से क्या हमें लाभ होगा। इसमें आप लिखेंगे नई मछली प्रजाति भी पैदा हो सकती है या पाई जा सकती है। भविष्य की जल आवश्यकता को जो एक तरह से पूर्ति है वो भी नदियों द्वारा ही होगी। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे जैव विविधता मानव जीवन और प्रकृति के बीच सेतु का कार्य करती है, यानी विविधता जो है वो मानव जीवन और जो प्रकृति है उसे आपस में जोड़ने, यानी सेतु का कार्य करती है। वन और नदी जैसे पारिस्थितिकी तंत्र न केवल जीवन का आधार है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैव विविधता का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण में जीवन जी सकें। यानी अगर हम जैव विविधता का एक तरह से सही से उसका यूज़ नहीं करेंगे या जैव विविधता को नहीं अपनाएंगे, तो हमारा जो पर्यावरण है वो और जो हमारी चीज़ें हैं वो बेकार हो जाएंगी, तो भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसको पालन करें, अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए उस चीज़ को बचाएं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून से आप क्या समझते हैं और यह पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, यानी पर्यावरण कानून क्या होता है,
ये आपको बताना है और ये किस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे पर्यावरण कानून का अर्थ, यानी इसका क्या अर्थ है। तो इसमें हम देखेंगे पर्यावरण कानून वह नियम, अधिनियम और नीति हैं जिन्हें जिन्हें सरकार पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार के लिए बनाती है। यानी सरकार क्यों बनाती है? पर्यावरण की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए और सुधार के लिए। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य वायु, जल, मिट्टी, वन्य जीव और मानव स्वास्थ्य को प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति से बनाती है या पर्यावरण क्षति से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये जो है ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण है उसको बचाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सरल शब्दों में पर्यावरण कानून यह तय करता है कि मनुष्य प्रकृति का उपयोग किस सीमा तक और किस तरीके से करेगा, यानी क्या सीमा होनी चाहिए। एक तरह से ये जो कानून है ये एक तरह से एक सीमा तय करते हैं ताकि कोई भी पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ना हो और पर्यावरण संतुलन बना रह सके। क्योंकि अगर हमने पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया तो उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है और भविष्य के लिए वो चीज़ें बचेंगी ही नहीं, इसलिए संतुलन बनाया जाता है। भारत में पर्यावरण कानून की आवश्यकता तब और अधिक महसूस की गई जब औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ने लगा था। इसी कारण सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण कानून भी बनाए थे ताकि जो पर्यावरण संरक्षण है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून की आवश्यकताएं, यानी हमने कानून तो बना दिए पर इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों बनाए गए। तो देखिए पर्यावरण कानून को बनाने के लिए बहुत सारे एक तरह से आवश्यकताएं सामने आई। कौन कौन सी? तो पहला आप लिखेंगे बढ़ता वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण, यानी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण हम देख रहे थे, जिसकी वजह से भी हमने ये कानून बनाए। वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास हो रहा था, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें बढ़ रही थी, जिसकी वजह से मानवता को खतरा था, इसलिए भी ये कानून बनाए गए। मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, इसलिए भी कानून बनाए गए। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, यानी प्राकृतिक जो संसाधन है उनका दोहन बहुत ज़्यादा होने लगा था, इसीलिए भी उस चीज़ को रोकने के लिए पर्यावरण जो कानून है वो बनाए गए। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून, यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यावरण कानून है जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आप लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में आया था। देखिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आपके सामने पूछा गया है, जो कि आपके पर्यावरण जो कानून है या पर्यावरण जो एक तरह से अधिनियम है उनसे रिलेटेड हो जाता है। तो जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ये है हमारा, यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की समग्र सुरक्षा करना, यानी पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करना, ये हमारे इस अधिनियम में आ जाता है। जल प्रदूषण प्रदूषण निर्वहन एवं नियंत्रण अधिनियम, यानी जल अधिनियम जो आया था वो हमारा 1974 में आया था और इसमें ये सारी चीज़ें थी। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों का प्रदूषण से बचाना था, यानी जो अन्य जो एक तरह से जल हैं, झील हैं और जो भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं या जल के जो स्रोत हैं उन्हें प्रदूषण से बचाना, ये वाले हमारे अधिनियम में आया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वायु अधिनियम जो कि हमारा 1981 में आया था। इसके अंतर्गत क्या था, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत था हमारा यह कानून वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था ताकि जो वायु प्रदूषण हो रहा था उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया था। इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा करना था, यानी वन्य जीवों और जो उनके आवास थे उनकी रक्षा करना इसका काम था। नेक्स्ट है हमारा वन संरक्षण अधिनियम जो कि हमारा 1980 में आया था। यह वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए बनाया गया था, यानी जब वनों की अंधाधुंध कटाई होने लगी थी तो उस चीज़ को रोकने के लिए भी एक तरह से हमने कानून बनाया ताकि जो हमारे वन हैं वो ऐसा ना हो कि सारे ही ख़त्म हो जाएं और फिर सांस लेने तक की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी कानून बनाए गए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए कैसे लाभदायक है, यानी ये जो कानून आए थे इन्होंने किस तरह से पर्यावरण को एक तरह से लाभ दिया या किस तरह से पर्यावरण को थोड़ा सा सुकून मिला इन कानून के आने से। इसमें आप लिखेंगे प्रदूषण नियंत्रण में सहायता, यानी प्रदूषण नियंत्रण होने लगा किस तरह से, चलिए इसमें देखेंगे। आप इसमें लिखेंगे पर्यावरण कानून उद्योगों, वाहनों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले प्रदूषणों की सीमा तय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे फैक्ट्रियों को अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाने के लिए बाध्य किया गया ताकि जो एक तरह से फैक्ट्रियों से अपशिष्ट, यानी जो बेकार
बेकार चीज़ें निकलती हैं, बेकार पानी निकलता है, बेकार पदार्थ निकलते हैं, उन पर नियंत्रण हो। ऐसा नहीं है तुम अंधाधुंध उनको नदियों में मिला दो या फिर कुछ भी कर दो, नहीं, उन पे थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना और सज़ा का प्रावधान, यानी अगर कोई पॉल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है, तो उसे जुर्माना भी और सज़ा भी हो सकती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस तरह से। यह कानून के कारण इन कानूनों के कारण जल, वन और खनिज संसाधनों का सीमित और संतुलित प्रयोग होने लगा। यानी जब से ये जो कानून आए उनका यानी जब से ये कानून बने तो उसके बाद में जो जल है, वन है, खनिज है, उनका एक तरह से संतुलित और सीमित जो प्रयोग है वो होने लगा। अवैध खनन पर रोक लगी। वनों की कटाइयों को नियंत्रित करना, यानी जो वनों की कटाई थी वो नियंत्रण में आ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैव विविधता और वन्य जीव संरक्षण किस तरह से। जैवीय संरक्षण अधिनियम के तहत क्या क्या रखा गया। शिकार पर प्रतिबंध, यानी शिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई। लुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा की गई, यानी ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होने वाली हैं, जो खत्म होने वाली हैं, उनका संरक्षण किया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा किस तरह से। स्वच्छ वायु और जल से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है, इसीलिए भी इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सारी चीज़ें अप्लाई करना। जल जनित और वायु जनित रोगों में कमी, यानी इन सारी जो कानून आए थे उनकी वजह से जो जल जनित और जो वायु जनित रोग होते हैं, यानी ऐसी ये परेशानियां या ऐसी जो बीमारियां हैं जो पानी से या फिर वायु यानी हवा से फैलती हैं, उनमें कमी आई। सुरक्षित और स्वच्छ जीवन वातावरण बन गया है इनके बाद में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सतत विकास को बढ़ावा किस तरह से। पर्यावरण कानून विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। विकास कार्यों से पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी ऐसा नहीं है कि विकास के लिए कोई भी योजना बना दी और उस पर पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो नहीं देखा, नहीं, पहले विकास कार्य की जो योजना है वो बन तो गई, लेकिन उससे पहले पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाने लगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिकारों की रक्षा, यानी ऐसा नहीं है कि हम ही आज सारी चीज़ें यूज़ करके ख़त्म कर दें, अपनी जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी चीज़ें बचा कर चलना, ठीक है, और उनकी जो एक तरह से अधिकार हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जन जागरूकता और भागीदारी किस तरह से। पर्यावरण कानून लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, ताकि सभी लोग अपने अधिकारों और जो अपने कर्तव्य हैं उनके प्रति जागरूक हो। ऐसा नहीं है कोई भी अंधाधुंध पॉल्यूशन फैला रहा है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब रेड लाइट होती है तो आपसे कहा जाता है अपना जो गाड़ी का इंजन है वो बंद कीजिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो एक तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। तो उस चीज़ को 1 मिनट या कुछ सेकंड में ही क्या होता है, वो पॉल्यूशन, अब देखो एक इंसान करता है तो आप ये सोचोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ 10,000 लोग करते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो एक इंसान नहीं, सब मिलके जब वो चीज़ करते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए आपके जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं उनके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जनहित याचिकाएं, यानी PIL का प्रावधान होना चाहिए। अगर कोई भी पॉल्यूशन करते हुए या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हुए दिखता है तो जनहित जो याचिका है वो दर्ज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन। क्या अंतर्राष्ट्रीय दायित्व होते हैं और उनका किस तरह से पालन किया जाता है, तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय का पालन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का पालन, किस तरह से जलवायु परिवर्तन होता है, जैव विविधता संरक्षण हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरण कानून की सीमाएं। क्या क्या पर्यावरण कानून जो हैं उनकी सीमाएं भी हैं, यानी उनको एक तरह से रोका भी जाता है, क्या क्या सीमाएं हैं या क्या क्या रीजंस हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कानून का सही ढंग से पालन ना होना, ये भी एक समस्या है पर्यावरण कानून के सामने। प्रशासनिक कमजोरियां, क्योंकि प्रशासन भी सही से वर्क नहीं करता, प्रशासन को ऐसा लगता है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दो, पर ये भी ज़रूरी है, पर इस चीज़ को ज़्यादातर कोई मानता नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जन जागरूकता की कमी, लोग अवेयर ही नहीं है कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। क्यों? क्योंकि देखिए पर्यावरण नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे, तो इसलिए जन जागरूकता की भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है। भ्रष्टाचार किस तरह से, चलिए इसको बता देती हूँ मैं आपको। भ्रष्टाचार किस तरह से, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, ये हमारी फैक्ट्री बन रही है, लेकिन इसके पास वाला जो ये जंगल है, अगर ये फैक्ट्री बनी तो इसका जो पानी निकलेगा वो पूरा जंगल में जाएगा और जो जंगल है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब सरकार ने कहा कि भाई ये जो फैक्ट्री बन रही है यहाँ पर, ये नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यहाँ वाला जंगल है वो बर्बाद
बर्बाद हो जाएगा, तो हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं बनने देंगे। अब क्या हुआ कि कुछ जो मिडिल वाले आदमी होते हैं, मिडिल वाले जो लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि फैक्ट्री के मालिक से लाखों करोड़ों लिए और कहा, भाई तू बना ले, सरकार को तो हम देख लेंगे। और इसने क्या करा, फैक्ट्री बना दी और सारा जो हमारा पर्यावरण था, हमारे जो जंगल थे, वो सब नष्ट हो गए। तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है एक तरह से। हमारे पर्यावरण की जो कानून है या पर्यावरण है, उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा कमी के रूप में, या ये कहें बहुत ज़्यादा चुनौती के रूप में, हम भ्रष्टाचार को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे, पर्यावरण कानून पर्यावरण संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी हैं। यह कानून न केवल पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। यानी ये सारी चीज़ें भी ये जो हमारे कानून हैं वो करते हैं। यदि इन कानूनों का सही और ईमानदारी से पालन किया जाए, तो हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण बना सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण कानून सतत विकास और पर्यावरण रक्षा की रक्षा की मजबूत नींव है। यानी हम कह सकते हैं, ये जो है, ये हमारे पर्यावरण कानून जो हैं, वो हमारे पर्यावरण के लिए और सतत विकास के लिए एक नींव का कार्य करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज इससे आगे के जो क्वेश्चन है, वो हम लोग सेकेंड वीडियो में अब कवर करेंगे। ओके, आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको सेकंड जो वे है नोट्स देखने का, वो मेरा टेलीग्राम चैनल ही है। ये मैं यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड इसके भी जो नोट्स हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए। एंड अगर कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। एंड मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक भी करना एंड सब्सक्राइब भी करना यूट्यूब चैनल को। एंड देखिए, ये जो वीडियोस हैं, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास भी ये सब्जेक्ट है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना एंड लाइक भी करना, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।